वैसे वक्फ बोर्ड के पास रेलवे और सेना के बाद देश में सबसे ज्यादा जमीनें हैं, ये बात आपको पता ही है। लेकिन इतनी संपत्ति के बावजूद वक्फ की कमाई ना के बराबर है। वजह बताई जाती रही है कि वक्फ बोर्ड में बरसों से जारी भ्रष्टाचार, मनमानी और संपत्तियों पर कब्जा। मुस्लिम नेताओं पर खुद वक्फ संपत्तियों पर कब्जे और मिसमैनेजमेंट के आरोप लगते रहते हैं। इन चेहरों को देखिए। जेल में बंद पूर्व सांसद और समाजवादी पार्टी नेता आजम खान, दिल्ली से आम आदमी पार्टी के विधायक और पूर्व मंत्री अमानतुल्लाह खान और पूर्व एसपी सांसद और गैंगस्टर अतीक अहमद, जो अब इस दुनिया में नहीं है। मुसलमानों के नुमाइंदों के तौर पर पहचाने जाने वाले इन तीनों नेताओं पर वक्फ प्रॉपर्टी पर कब्जा, वक्फ बोर्ड के कामकाज में गड़बड़ी और घोटाले के आरोप लग चुके हैं। आजम खान पर यूपी सरकार में मंत्री रहते हुए रामपुर में वक्फ संपत्तियां हड़पने और करीबियों को सौंपने के आरोप लग चुके हैं। रामपुर के यतीम खाने पर अवैध कब्जे समेत ऐसे कई मामलों में आजम खान आरोपी हैं। इसी तरह आम आदमी पार्टी के नेता अमानतुल्लाह खान पर भी दिल्ली वक्फ बोर्ड भर्तियों में गड़बड़ी के आरोप लगे जेल भी जा चुके हैं। अमानतुल्लाह खान जब दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष थे तो उन पर वक्फ संपत्तियों को अवैध रूप से लीज पर देने और वक्फ फंड के गलत इस्तेमाल के आरोप लगे। पूर्व एसपी सांसद और माफिया अतीक अहमद पर तो वक्फ की जमीनों पर जबरन कब्जा करने के एक दो नहीं बल्कि कई मामले हैं। यूपी के प्रयागराज में अतीक और उसके गिरोह ने वक्फ की संपत्तियों को बड़े पैमाने पर अपना निशाना बनाया था। लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा के दौरान बीजेपी सांसद ऐसे ही मामलों का हवाला देते हुए समाजवादी पार्टी पर हमला बोल दिया तो जेडीयू सांसद और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने भी आरोप लगा दिया कि वक्फ की जमीनों पर कब्जा करने वाले ही कानून में संशोधन से सबसे ज्यादा बौखलाए हुए हैं। उत्तर प्रदेश में लाल टोपी वालों की सरकार में सर, ये लाल टोपी के काले कारनामे उत्तर प्रदेश में देखे हैं। इनके उस समय के मंत्री ने सैकड़ों एकड़ जमीन खा गए वहां पे बैठ के आप लोग। सर यही नहीं, काले कारनामे इनके और भी हैं सर। मैं सर ये सारा आपकी इजाजत से सर, ये मुस्लिम विरोधी भी है, महिला विरोधी भी है, पसमंदा विरोधी भी है, अहमदिया विरोधी भी है और ये विरोधी भी है। मोदी जी ने जो आज काम किया 2013 में, जो आपने पाप किया था उस पाप को समाप्त करके आज मोदी जी ने पारदर्शिता लाने का काम उसमें किया है। ये पाप आपका है और आपके उस पाप को आज मोदी जी ने आपके चंगुल से, उस गिरोह से निकाल के आम मुसलमानों की तरफ उसको फेंक दिया है। एक वैसे लोग जो अपने वोट के लिए धार्मिक मामलों का इस्तेमाल करते हैं वो इसके विरोध में है। जिनका इस पर वक्त पर कब्जा था वो अपने कब्जे को चंगुल से जाते हुए देखकर आज इसके विरोध में खड़ा है। वैसे तो विपक्ष को शुरू से ही मोदी सरकार का वक्फ संशोधन विधेयक रास नहीं आ रहा था, लेकिन वक्फ बिल की मुखालफत करने वालों का बड़ा विरोध इस बात को लेकर भी रहा है कि जब वक्फ का मामला मुस्लिम समाज से जुड़ा हुआ है तो वक्फ की देखरेख और निगरानी करने वाली संस्था यानी वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम मेंबरों का क्या काम है। वक्फ का मुद्दा मजहबी है, वो भी मुसलमानों से जुड़ा हुआ। इसलिए वक्फ बिल जब से अस्तित्व में आया तब से पूरा विपक्ष लगातार यही सवाल उठा रहा है कि गैर मुस्लिमों को वक्फ बोर्ड का सदस्य बनाने का क्या मतलब है। मुझे रखवाई है ना जी, मुझे भी रखवा दिए अयोध्या वाले बोर्ड में, मैं भी राम भक्त हूँ। लेकिन लोकसभा में वक्फ बिल पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष की ओर से साफ कर दिया गया कि ना तो वक्फ बोर्ड कोई मजहबी संस्था है और न ही सरकार की मजहबी मामलों में दखल देने की कोई मंशा है। वक्फ बोर्ड का जो प्रावधान किसी मस्जिद, किसी मंदिर, किसी धार्मिक स्थल का व्यवस्था का कोई लेना देना नहीं है। ये सिंपली एक प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट का विषय है। मुस्लिम कोई धार्मिक संस्था नहीं है वक्फ। ऐसा नैरेटिव बनाया जा रहा है जैसे ये कोई मुसलमान, हाँ उस ट्रस्ट को ये हक है, उस ट्रस्ट को ये अधिकार होना चाहिए कि वो मुसलमान समुदाय के हर वर्ग के साथ, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, गरीब हो, अमीर हो, पिछड़े हो, अति पिछड़े हो, सभी वर्ग के लोगों के साथ न्याय करे। हालांकि इन दलीलों के बावजूद वक्फ बोर्ड के पुनर्गठन के प्रस्ताव पर विपक्ष की नाराजगी जारी है,
जबकि किरण रिजिजू ने बिल पेश करते वक्त ही लोकसभा में सिलसिलेवार तरीके से बता दिया कि वक्फ बोर्ड के पुनर्गठन की जरूरत पड़ी क्यों और सेंट्रल वक्फ काउंसिल की तस्वीर कैसी होगी। सर, जो वक्फ बोर्ड बने हैं हम उसको बहुत ही सेकुलर इंक्लूसिव बनाना चाहते हैं। आपका पुराना प्रावधान को हटा करके अब हमने कहा है कि वक्फ बोर्ड में शिया भी रहेंगे, सुन्नी भी रहेंगे, बोहरास भी रहेंगे, आगा खानिस भी रहेंगे। सर, मैं स्पेसिफिक बताना चाहता हूँ, सेंट्रल वक्फ काउंसिल में टोटल 22 मेंबर्स में 4 नॉन मुस्लिम से ज्यादा मेंबर नहीं हो सकते हैं। एक्स ऑफिशियो का पद को मिला करके 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होगा, 10 मेंबर मुस्लिम कम्युनिटी से होगा, 2 फॉर्मर जजेस होंगे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, 1 एडवोकेट ऑफ नेशनल एमिनेंस मेंबर रहेंगे, 4 पर्सन्स ऑफ नेशनल एमिनेंस फ्रॉम वेरियस फील्ड ये और एडिशनल सेक्रेटरी या जॉइंट सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसमें रहेंगे। आउट ऑफ 10 मुस्लिम मेंबर्स 2 महिला अनिवार्य है। वक्फ बोर्ड में संशोधन होने से सिर्फ सेंट्रल वक्फ काउंसिल ही नहीं बल्कि राज्यों के वक्फ बोर्ड में भी बड़ा बदलाव हो जाएगा। स्टेट बोर्ड में आउट ऑफ 11 मेंबर्स 3 से ज्यादा नॉन मुस्लिम नहीं हो सकता है। एक्स ऑफिसर को मिलाकर के 1 चेयरपर्सन, 1 MP, 1 MLA, 4 members from Muslim community, 2 members with professional experience, 1 member of Bar Council and Joint Secretary to the state government dealing with work matters. Out of 4 Muslim members, 2 shall be women. वक्फ संशोधन बिल को लेकर मोदी सरकार का सबसे बड़ा तर्क यही है कि बदलाव के बाद बरसों से वक्फ बोर्डों में फैला भ्रष्टाचार खत्म होगा। इससे वक्फ प्रॉपर्टी मैनेजमेंट में पारदर्शिता आएगी। वक्फ की गई प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होगा। सेंट्रलाइज्ड पोर्टल में वक्फ संपत्तियों का मैनेजमेंट होगा। औकाफ लिस्ट 90 दिन में पोर्टल पर अपडेट करनी होगी। प्रॉपर्टी वक्फ की या नहीं राज्य के अधिकारी तय करेंगे। वक्फ ऑडिट में केंद्र अपने अधिकारी भी शामिल कर पाएगा। मुतवल्लियों को 6 महीने में संपत्ति का ब्यौरा देना होगा। इसके अलावा विवाद होने पर 90 दिनों में कोर्ट में अपील की जा सकेगी। वक्फ ट्रिब्यूनल में विवाद निपटारे में तेजी लाई जाएगी। एक तरफ जहां वक्फ पर विपक्ष का विरोध बरकरार है, वहीं मुस्लिम समाज के अंदर से ही कानून में बदलाव का स्वागत किया जा रहा है। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।